Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about chapter 10 for class 10th, which is light reflection and refraction. In this video we will discuss about the introduction of light. इससे पहले हमने theories of light को जाना है, उस वीडियो को आप जरूर चेक करें. उसमें हमने पढ़ा है कि 4 theories of light जो है दी गई हैं, उनमें अलग अलग थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नेचर बताई कि लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर भी हो सकती है, वेव नेचर भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की भी होती है लाइट, और साथ ही साथ लास्ट में क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि एनर्जी ये सभी टाइप्स की होती है, लेकिन साथ ही साथ जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रिलीज़ होती है, पैकेट्स की फॉर्म में. ठीक है, और जो एनर्जी थी वो किसके इक्वल आई थी, E = h/nu, वेयर h इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइट के बारे में ही. सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. लाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यही हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी है, ये क्वांटम थ्योरी बता चुकी है, और वो जो लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती है, ये भी क्वांटम थ्योरी ने बताया है. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की ही एक फॉर्म है. इसको हम रिवाइज करने के लिए आपको बता देते हैं. क्वांटम थ्योरी ने इसको बताया था E = h/nu, और वो जो एनर्जी है वो कितनी होती है, h/nu के इक्वल, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि क्या देती है हमें, सेंसेशन ऑफ विजन, देखने में हेल्प करती है. सबसे पहला पॉइंट, अगर एक रूम के अंदर बिल्कुल डार्क रूम है, लाइट नहीं है, तो हम नहीं देख सकते विद द हेल्प ऑफ आइज़, जब तक लाइट नहीं है. जब लाइट है तो हम उसकी हेल्प से देख सकते हैं इजीली. सो ये प्रोवाइड करती है हमें सेंसेशन ऑफ विजन, देखने में हेल्प करती है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. अब नेचर तो ऐसी है, नेचर इसकी काफ़ी तरह की होती है. ठीक है, वो हम आगे भी स्टडी करेंगे नेचर ऑफ लाइट में, बट अभी बेसिक के लिए. ठीक है, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नेम से ही क्लियर है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हों. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रिक भी हो, मैग्नेटिक भी हो साथ ही साथ, है ना. नंबर 3 इज़ इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर. ये भी एक डिस्कवरी है. इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर. इसका कैसे पता चला कि ये ट्रांसवर्स होती है. ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिनकी जो डायरेक्शन होती है, या फिर आप कह लो कि ऑक्सीलेशन जो होती है उनकी, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन्स अगर वेव की डायरेक्शन ये है, प्रोपेगेशन की, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो जो इसकी ऑक्सीलेशन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन. वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन के. वेव की डायरेक्शन ऐसे है परपेंडिकुलर, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ दिस वेव है वो ये है. ऑक्सीलेशन ये है, ऑक्सीलेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन. ऑक्सीलेशंस परपेंडिकुलर होंगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम जानना चाहें लाइट के बारे में ही, शुरू में जो है ये कहा गया था कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन बाद में आने वाली थ्योरीज़ ने, वेव थ्योरी ने, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी और जो क्वांटम थ्योरी थी, उन्होंने इसको नहीं माना, और उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है. लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, दैट मीन्स लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स propagation. लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है,
और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, v इन वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो स्पीड होती है लाइट की वो इतनी होती है। उसके बाद और कुछ पॉइंट, नंबर 5, लाइट शोज द फिनोमिनाज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट से हम दो फिनोमिनाज बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट एक्सप्लेन्स और या फिर फॉलोज, यू कैन से फॉलोज, लाइट फॉलो करती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, सभी जानते होंगे। रिफ्लेक्शन मीन्स जब कभी एक लाइट रे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट पर बाउंस करती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी एंगल से, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन मीन्स जब कभी कोई एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, दैट मीन्स फॉर रिफ्रैक्शन मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, और रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ लाइट। इसमें हमने वैसे पढ़ लिया है कि नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, साथ ही साथ और भी हमने जानी थी, ठीक है ना, उनको भी हम अभी स्टडी करते हैं। लाइट की जो नेचर है वो अलग अलग थ्योरीज़ ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से दी। जो न्यूटन थे उन्होंने कहा था कि लाइट की क्या होती है, पार्टिकल नेचर होती है। फिर उसके बाद वेव थ्योरी आई, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कहा गया कि पार्टिकल नहीं, ये तो वेव होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन्होंने कहा था कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है। उसके बाद क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी ने माना कि ये पार्टिकल नेचर भी हो सकती है, ये वेव नेचर भी हो सकती है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी हो सकती है। बट ये जो सब एनर्जी की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने थोड़ा और एक्सपेंड किया। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो पार्टिकल नेचर भी है, वो वेव नेचर भी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। साथ ही साथ वो जो एनर्जी है वो इस तरह से एनर्जी रिलीज़ होती है किसी भी एक एटम से कि वो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सो नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ लाइट में हमारे पास इसकी सबसे पहले तो पार्टिकल नेचर भी होती है, ये एक्सेप्ट किया गया, पार्टिकल नेचर होती है, ठीक है, ये कंफर्म्ड है। सेकंड, वेव नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर भी होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एमसीक्यू में भी ऐसे आ सकता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या हो सकती है, 3 ऑप्शन दे देंगे, लास्ट में दे देंगे कि ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव सही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, और जो एनर्जी होती है लाइट की वो E इज इक्वल टू एच न्यू होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। फिर जो पार्टिकल नेचर जब एक्सप्लेन की गई थी न्यूटन्स के द्वारा, तो उन्होंने इसकी हेल्प से जब पार्टिकल नेचर प्रूव किया था तो 2 फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला था रिफ्लेक्शन, इजीली रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया गया उनके द्वारा, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया। दोनों फिनोमिनाज बड़े ही अच्छे तरीके से न्यूटन्स ने एक्सप्लेन किए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बाद जो वेव नेचर आई थी वो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट इन्होंने इंटरफेरेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इंटरफेरेंस, और साथ ही साथ डायफ्रैक्शन, साथ ही साथ डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया वेव थ्योरी ने, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लाइट रे जो है वो किस फॉर्म की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिनोट करें, इलेक्ट्रिक नेचर के लिए डिनोट करें, तो मैग्नेटिक जो है इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगी, ठीक है, ये
मैग्नेटिक नेचर के लिए, ठीक है। फिर ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि नेचर ऑफ लाइट जो है वो पार्टिकल, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होती है, बट जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, पैकेट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो लाइट है हम पढ़ रहे हैं, ये ऑप्टिक्स की ही एक ब्रांच है। ये सब ऑप्टिक्स में आता है। इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये सब क्या है? ये एक तरह से ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स भी हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो भी समझ लेते हैं। बेसिक है, ठीक है, इजी भी है। ये हो गया। ऑप्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है? जो सबसे पहली है हमारे पास वो होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये सब ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम, है ना, ऑप्टिक्स। जब आप +2 क्लास में पढ़ेंगे या +1 में, +2 में ही है ये, तो आप इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं इसका, ठीक है ना। ऑप्टिक्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इधर और इधर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर आती है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर ऑप्टिक्स आती है हमारे पास वो है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, तीनों ही जो हैं अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तीनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों की अपनी अपनी जगह है पूरी ऑप्टिक्स के अंदर। सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसके अंदर हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं डील करते हैं, ये डील विद रिफ्लेक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ और फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ हम इसमें डील करते हैं। ये दोनों फिनोमिनाज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम डील करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये डील करती है, डील्स विद इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के साथ डील करते हैं। सबसे तीसरे नंबर पर आती है क्वांटम ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम लेटेस्ट की बात करेंगे, क्वांटम, ठीक है। क्वांटम के अंदर हम जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है? किसी मेटल के ऊपर लाइट एनर्जी को फॉल कराया जाए तो वो अगर वो एनर्जी जो है जो फॉल कराई जा रही है वो मेटल्स के जो अंदर एटम प्रेजेंट है उनकी एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एटम्स होंगे उस मेटल के अंदर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये फिनोमिना है एक। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, मीडियम ऑफ लाइट पढ़ते हैं अभी, ठीक है। मीडियम किस तरह के मीडियम होते हैं, हमें ये तो मालूम ही चल गया है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट कैन ट्रैवल इन एनी वे, कहीं भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत तो नहीं है, बट लाइट अलग अलग मीडियम में से ट्रैवल तो कर सकती है। तो उन अलग अलग मीडियम्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है। दैट मीन्स मीडियम ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं अभी, मीडियम ऑफ लाइट हम पढ़ने जा रहे हैं। मीडियम ऑफ लाइट,
जनरली जो है वो 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं हमारे पास। अगर हम फिज़िकल वर्ल्ड की बात करें, अगर, तो 3 तरह के मीडियम हमारे पास प्रेजेंट है। आई होप आपको ये पहले भी आते होंगे, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं बस। सबसे पहले नंबर पर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट इजीली पास हो सके उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सेकंड, ट्रांसल्यूसेंट, एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पार्शली पास हो सके, कंप्लीटली पास ना हो सके। और लास्ट में आता है हमारे पास ओपेक, एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पास हो ही ना सके, बाउंस बैक हो जाए, ठीक है, उसके थ्रू पास ना हो सके। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइट कैन पास इजीली, लाइट कैन पास, इसमें से लाइट पास हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है। लाइट कैन पास बट कंडीशन है कि पार्शली पास होगी, यानी कंप्लीट नहीं होगी, पार्शली जो है वो पास होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर ओपेक, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पास ही ना हो, लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम, ठीक है, जिनमें से लाइट पास ना हो। कुछ एग्जांपल्स पढ़ें, कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, सबसे बड़ी एग्जांपल ट्रांसपेरेंट के। ट्रांसल्यूसेंट के एग्जांपल फ्रोस्टेड ग्लास देखा है आपने, खिड़कियों के अंदर लगा होता है, ठीक है, फ्रोस्टेड ग्लास, एक ऐसा ग्लास जिसमें से लाइट हाफ ही पास होती है, पार्शली पास होती है, कंप्लीटली पास नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं ओपेक की, जिसमें से लाइट पास ही ना हो, जैसे कि वुडन ऑब्जेक्ट्स हो गए, वुड हो गई है ना, वुड हो गई, मेटल हो गए, सारे सॉलिड हैं, इनमें से लाइट पास नहीं होती है, ठीक है ना। सो वो सब ओपेक हैं। 3 ही तरह के मीडियम होते हैं लाइट के लिए। अगला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम थोड़ा अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो पढ़ रहे तो बेसिक है, ठीक है, एक्चुअल टॉपिक जो है वो अभी शुरू हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए था जो हमने अभी पढ़ा है, कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है, किन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है, नेचर क्या होती है लाइट की, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में अगर डिटेल से जानेंगे नहीं तो कैसे पढ़ पाएंगे उसको, है ना। सो इसमें हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी, ठीक है। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 ही फिनोमिना होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होती है, एक रिफ्रैक्शन होती है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो रिफ्लेक्शन है उसमें लाइट बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आ जाएगी, और जो रिफ्रैक्शन है उसके अंदर लाइट बाउंस बैक नहीं होगी, वापस नहीं आएगी, उस मीडियम में से पास हो जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी, या फिर उस मीडियम को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। बट रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि जो मीडियम है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, और जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, मीडियम शुड बी ओपेक, ठीक है। सो ये कुछ हमने मीडियम्स अभी पढ़े थे, इसीलिए हमने इसको समझाया। मीडियम्स को ज़रूरी था पढ़ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी समझ में आएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यही है कि व्हेन लाइट रे falls on any opaque object, ओपेक से हमारा मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ओपेक होता क्या है। ओपेक ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक
in the same medium is known as reflection of light। अभी हम बात कर रहे हैं सेम मीडियम की, इसको थोड़ा समझिएगा, तभी हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। अगर हम बात करेंगे डिफरेंट मीडियम की, ठीक है, तब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, उस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उस टॉपिक को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, रिफ्रैक्शन को। इसमें हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में जान रहे हैं। वी शुड फोकस ऑन रिफ्लेक्शन ऑन इन दिस वीडियो। सो रिफ्लेक्शन यही होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मिरर ही है, इस पर लाइट रे आई और ये किसी ना किसी भी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, किसी भी एंगल से। मान लेते हैं किसी एंगल से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आई इंसिडेंस एंगल से ये आई थी, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लेते हैं ये एंगल कितना होगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यही है रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, फिनोमिना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको समझते हैं, ठीक है। लॉज मतलब कुछ नियम, है ना। अब ये लाइट रे आई किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई, तो इतना कुछ होने के बाद कुछ ना कुछ लॉ तो लगा होगा, किसी न किसी एंगल से तो रिफ्लेक्ट हुई होगी। किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, क्या फिनोमिना रहेगा, वो हम इसमें से पढ़ेंगे। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो हैं, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला लॉ, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के जिनको हम अभी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला लॉ, और लॉ को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी हो। बड़ा ही छोटा सा सुंदर सा डायग्राम, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मिरर है, या कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, एज्यूम कर लें कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक चाहिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ मिरर, मान लेते हैं कि मिरर है ना। ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट पी, ठीक है। इस पर हम लाइट रे रिफ्लेक्ट कराना चाह रहे हैं, लाइट को फॉल करा रहे हैं इस पॉइंट पी पर। लाइट रे आई और इस पॉइंट पर आकर फॉल करती है, ठीक है। लाइट रे आई और इस पॉइंट पर फॉल करती है, तो कुछ ना कुछ एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी। मान लेते हैं वो कुछ एंगल से जो है वो बाउंस बैक हो गई और वो इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो इस इधर से जो आई थी वो थी इंसिडेंट रे, क्या बोला हमने इसको, इंसिडेंट रे। इधर से जो जा रही है इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है अब। नॉर्मल मीन्स जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगी, ये सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर कैसे होगी, ऐसे। सरफेस इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और डॉटेड से उसको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, डॉटेड से दिखा रहे हैं। ये एक नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। मान लेते हैं ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, वो एंगल आई है। कितना है, एंगल आई। और इसी नॉर्मल के साथ जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, वो एंगल बना रही है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई हियर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंड आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई? सो अब होगा क्या, अब रूल नंबर 1 समझेंगे। रूल नंबर 1 कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा इस पूरे फिनोमिना के अंदर, इस पूरे फिगर के अंदर, जो हमने अभी तक कहानी पढ़ी है कि लाइट रे आई, आने के बाद बाउंस बैक हो गई, कुछ एंगल आई से वो आई थी, आर से रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो पूरी कहानी हमने अभी पढ़ी उसके अंदर सबसे पहला लॉ यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल आई, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है ना, ये फर्स्ट लॉ है इसका। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, दैट मीन्स ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। अगर एंगल आई 30 डिग्री है, 30 डिग्री के एंगल से जो है लाइट रे आई, तो 30 डिग्री के एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, बाउंस बैक होगी, ना 32 होगी ना 29 होगी। ठीक है, अगर लाइट रे 60 डिग्री से आ रही है तो बाउंस बैक भी वो 60 डिग्री से ही होगी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। बड़ा इजी था, फिगर समझ में आया तो ये लॉ भी कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे, दूसरी जो जाने वाली रे है दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे ही है ना। तीसरा हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इसके लिए, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी किस में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे बना रही है इंसिडेंट रे, वो भी इसी प्लेन में है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी प्लेन में है, और जो नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन में है। तीनों कहाँ पर है, सेम प्लेन में। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगी तब हम इन लॉज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए हर कंडीशन में, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है वो तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। दिस इज़ अबाउट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।